बसाम को पीछे करके मायसा उठ बैठे और अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। क्या हुआ मायसा, तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? मायसा के सामने घुटनों के बल बैठते हुए बसाम ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया तो मायसा ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। वाई आर यू क्राइंग? नाउ यू आर स्केरिंग मी, लेट्स गो टू द डॉक्टर। मायसा के हाथों को थामते हुए कहा, जैसे जिससे उसने नरमी से पीछे कर लिया और उठ खड़ी हुई। मैं ठीक हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं, मायसा ने टेबल की तरफ जाते हुए कहा तो बसाम ने बेबसी से उसकी पुश्त को देखा और खड़ा होकर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। ये हाफिज़ रिजवान साहब का था जो उनके बाद हयाम ने संभाल लिया था। बसाम को याद आया जब वो छोटी नाजुक सी मायसा को अंकल से मिलवाने ऑफिस लाता था। कितना रोती थी मायसा। वो बसाम ने मुस्कुराते हुए ऑफिस को देखा। कुछ याद आने पर वो मायसा की तरफ बढ़ा। तुम इनहेलर मांग रही थी ना मायसा? क्या तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, बस लिफ्ट में मेरा दिल घबराता है और तुम मुझे ज़बरदस्ती ले गए, मायसा ने बसाम की बात करते हुए कहा तो उसने समय का सर हिला दिया। फिर होंठों पर सुरख मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब बढ़ा। जो फाइल्स देखने में मसरूफ़ थी, तो फिर मानती हो ना कि तुम्हारा मुझ पर हक है और ये हक हमारे रिश्ते की ही बदौलत है ना, और इस हक को इस्तेमाल करते हुए तुम खुद मेरे इतने करीब आ गई। बसाम ने टेबल पर आगे को झुकते हुए शोख लहजे में कहा तो मायसा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा मगर बिना जवाब दिए दोबारा उसी फाइल पर सर झुका लिया। अब जब तुम मुझ पर हक जता चुकी हो तो मैं उसका मतलब तुम्हारी रजामंदी ही समझू ना कि अब मैं भी जब चाहे जैसे चाहूँ जैसे मर्जी अपना हक तुम पर। होंठ को दांतों तले दबाकर फिक्र अधूरा छोड़कर मायसा को देखा जो फाइल को सर पर करके उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। मरने वाले को बस सांसों से मतलब होता है, वो जैसे भी मुयस्सर हो जाए। तुम्हारे अलावा कोई और होता मैं तब भी उससे जस्ट शट योर माउथ। एकदम अपनी जगह से उठते हुए कुर्सी को पीछे को ठोकर मार कर दौड़ा। मायसा की बात का बसाम को ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा उसके कानों में उंडेल दिया हो। वो तो मायसा राजपूत पर किसी का साय तक बर्दाश्त ना कर जाए कजा कि उसका खुद के लिए इस कदर घटिया लफ्ज़ों का इस्तेमाल बसाम को जलते अंगारों पर लौटा गया। मायसा राजपूत, तुम्हारी इस घटिया बात पर मेरा दिल कर रहा है तुम्हें दी अपनी एक एक सांस में इतना जहर भर दूं कि तुम तड़प जाओ। सांसों के लिए जिस ज़बान से तुमने ये बात कही वो ज़बान हल्क से खींच निकालूं। बूढ़ी आंखें इस वक्त हों झलकाने को तैयार थी जो अपनी आग की मानस जज्बू से सामने वाले को जलाकर राख कर देना चाहता था। मायसा ने अपने हुश्क पड़ते होंठों पर ज़बान फेरी। उसे देखा जो चक्कर काटता अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। तुम अब ओवर रिएक्ट कर ही हो। मैंने बस एक बात, मायसा ने हिम्मत करते हुए कहना चाहा जब सामने ज़ोर से अपने दोनों हाथ टेबल पर मारे। एक बात माई फुट, तुम्हारी एक बात, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि क्या बकवास कर चुकी हो तुम? मेरी बीवी मुझे कह रही है कि मेरी जगह कोई भी होता तो उसे सिर्फ अपनी सांसों से मतलब था। अगर मुझे अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए होनहार नज़रों से मायसा को देखा, मुझे बसाम राजपूत को सारी उम्र अपनी एक एक सांस देकर भी तुम्हें ज़िंदा रखना पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मगर जो बकवास तुमने आज की है, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं तुम्हारी सांसों की डोर खींचने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। बसाम ने सर्द आवाज़ में अगर आकर कहा तो मायसा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। बसाम झटके से पीछे होता ऑफिस से मुंसलिक रूम की जानिब बढ़ गया और दार से दरवाज़ा बंद किया। मायसा बसाम की इस कदर जनूनियत देखकर काम गई। आंखों में हैरत का समंदर मौजूद था। मेरी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर कभी तुम्हें पता लगा कि मैं आंखें लबालब आंसू से भर गई, बुरी तरह से अपने लब कुचलते हुए वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। बसाम ने अपने चेहरे पर पानी डालते हुए अपने गुस्से के उबाल को कम करने की कोशिश की जो मायसा की बात को सोचते बढ़ता ही जा रहा था। अपने दोनों हाथ सिंह के ऊपर जुमाकर आईने में अपना अक्स देखा। बचपन की खूबसूरत यादें बसाम की आंखों के पर्दे पर लहरा गई। मेरी छोटी मोटी चटेल, ये लो चॉकलेट, मैं होमवर्क कर लूँ फिर खेलते हैं। मायसा के छोटे छोटे हाथों में बसाम ने चॉकलेट पकड़ाते हुए कहा। मायसा सर हिलाकर चॉकलेट खाने में मसरूफ़ होगी तो बसाम ने सुकून का सांस लिया और अपने होमवर्क की तरफ मतवज्जा हुआ। मायसा जिसने चॉकलेट से अपने हाथों और मुंह को बुरी तरह भर लिया था, अब टुकर टुकर करती अपनी मोटी नीली आंखों से बसाम को देख रही थी कि वो इसका चेहरा साफ करे।
बसाम गंदे मायसा ने अपने गंदे हाथों को आगे करते हुए कहा। मायसा चुप करके खाओ, मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, फिर खेलते हैं। बसाम ने वैसे ही अपनी कापी पर झुके हुए कहा। तो मायसा ने अपनी मोटी मोटी आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लिया तो उसे बसाम का बैग सोफे के साथ नजर आया, जबकि बसाम बैग के पास नीचे बैठा होमवर्क करने में मसरूफ था। बसाम देखो तो मायसा ने दोबारा बसाम को अपनी तरफ मतवजा करना चाहा, लेकिन बसाम के जवाब न देने पर मायसा की आंखें पल में पानी से लबालब हुई। मायसा क्रॉल करते हुए बसाम के बैग के पास आए, इस पर चढ़कर सोफे पर चढ़ी। बसाम की पीठ को देखा जो इसकी बात नहीं सुन रहा था, और फिर मायसा ने एकदम उसके ऊपर छलांग लगाई। बसाम जो होमवर्क करने में मसरूफ था मायसा के खुद पर गिरने पर आगे को गिरा। उफ मायसा, बाल छोड़ो मेरे। बसाम ने अपने बालों को मायसा की छोटी छोटी मुट्ठियों की गिरफ्त में पाकर कहा, क्योंकि मायसा ने अपने छोटे छोटे हाथों में बसाम के बाल पकड़ कर खुद को गिरने से बचाने की कोशिश की, और बसाम उसकी कोशिश पर आशंका उठा। मैडम को खुद की चोट की फिक्र थी, फिर चाहे बसाम गंजा हो जाता। मायसा अब अपने छोटे छोटे दांतों से बसाम की गर्दन पर काटने में मसरूफ थी। मायसा, उफ अल्लाह चुड़ैल, छोड़ो मुझे। बसाम ने पीछे हाथ ले जाकर मायसा को पकड़ते हुए आगे किया, जो चाकरे लगे मुंह के साथ साथ पाँव मारते उसके चेहरे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। चुड़ैल, तुम दिन ब दिन वैम्पायर बनती जा रही है। उफ मेरी। मायसा जरा तरस नहीं आया अपने दोस्त पर। बसाम जो गुस्से से घूरते हुए उसे डांट रहा था कि मायसा ने फिर एकदम से के हाथ की पुष्ट पर अपने दांत गाड़ दिए। दर्द से बिलबिलाते हुए बसाम ने उसे नीचे पटका और अपना हाथ पकड़ कर देखने लगा। बसाम ने दांत कचकचा कर उसे छोटे पैकेट को देखा, जो अब अपने हाथ की पुष्ट को चेहरे पर फेरते हुए चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रही थी। बसाम को इस वक्त मायसा पर टूट कर आया था, तो अपने हाथ का दर्द बुलाकर उसके फूले फूले गालों पर अपने लब रखे मायसा को अपनी गोद में बिठा लिया और टिश्यू पकड़कर मायसा के हाथ और चेहरे साफ करने लगा, जिस पर वो खिलखिला कर हंस दी। उफ मेरी चुड़ैल इस बात पर गुस्सा हुई थी। बसाम ने मायसा की नाक दबाते हुए कहा तो उसने झट से अपना सर हिलाया। बसाम, मैं प्यारी हूँ, गंदी नहीं। मायसा ने अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाकर कहा तो बसाम का कहका गूंजा। मेरी प्यारी चुड़ैल, बसाम ने कहका लगा कर कहा तो मायसा ने गुस्से से उठकर उसके नाक पर अपने दो छोटे से दांत काट दिए, जिस पर बसाम की चीखें, जबकि दानियाल और फातिन के कहके वहाँ गूंजे जो अभी अभी वहाँ आए थे। बसाम ने सर झटक कर माजी की यादों से छुटकारा पाया। मैं आज भी तुम्हारा वही बसाम हूँ मायसा, जो तुम्हारी दी तकलीफ को पल में बुला देता था और तुम्हारी खुशी में खुश और दुख में दुखी हो जाता था। यहाँ से जाना मेरा फैसला तो नहीं था, जो तुम मुझे यूँ सज़ा दे रही हो। मर्द चाहे हाई सोसाइटी का रहने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, या गांव में रहने वाला हो, या अपनी सारी उम्र बाहर गुजार कर आया हो, अपनी बीवी के मामले में सबकी सोच एक ही होती है। कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी पर किसी गैर का साया बर्दाश्त नहीं करता। तुम जानती हो मैं तुम्हारा गुस्सा नाराज़गी तो बर्दाश्त कर लूँगा, इससे तरह मुझे इन लफ्ज़ों की मार मार रही हो। तहलील से सोते हुए सर झटका वॉशरूम से बाहर आया। बसाम जो इतनी देर से अपने गुस्से और इश्ताल पर काबू पाकर बाहर आया था, सामने ही मेल एम्प्लॉय को मायसा से मुस्कुराकर बातें करते हुए देखकर गुस्से पर उदाया। माथे के बलों में इजाफा हुआ लंबे लंबे दाग पड़ता एम्प्लॉय के सर पर जाकर खड़ा हो गया। ये बात इतनी बड़ी तो ना थी, लेकिन वो पहले ही तपा बैठा था। आउट। बसाम एकदम से लड़के के सर पर जाकर दौड़ा तो वो बेचारा हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठा। मायसा जो कुछ कहने वाली थी बसाम के इतने खतरनाक तेवर देखकर चुप कर गई और अब बेचारे एम्प्लॉय की दुर्गत बनते देख रही थी, जिसे बसाम होनहार नजर से घूर रहा था। और बेचारा लड़का कभी मायसा को देखता और कभी अपने सामने खड़े नेबाज को। अब उस तरफ देखा तो आंखें निकाल दूंगा, दफ़ा हो जाओ, शेर से दाड़ दिए बसाम फिर से कराया तो बेचारा लड़का अपने नेबाज के तने खतरनाक तेवर देखा बिना फाइल लिए वहाँ से भागा। बसाम ने इस सब के दौरान मायसा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। नबाल जो ऑफिस में बैठे अपने केस से रेडी कर रही थी, ऑफिस डोर पर होने वाली दस्तक पर आने वाले को इजाज़त दी, लेकिन जब आने वाला कुछ देर ना बोला तो नबाल ने फाइल से सर उठाकर सामने देखा। अपने सामने दानियाल को देखा। सेकंड्स में नबाल के चेहरे के जाविये बिगड़े, जबकि दानियाल उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराता हुआ आकर उसके सामने रखी चेयर पर विराजमान हो गया। क्यों आए हैं आप? नबाल ने लगी लिपटी रखे बगैर सर्द लहजे में दानियाल से पूछा तो दानियाल ने मुस्कुरा कर नबाल को देखा। अपनी परी से मुलाकात करने मोहब्बत भरे लहजे में कहकर दानियाल ने इस तहक़ाक़ परी नज़रों से नबाल का जायज़ा लिया, जो वाइट शर्ट पर ब्लैक कोट पहने बालों को कैचर में कैद करके पीछे को खुला छोड़ा हुआ था। शहदरा आंखों में लाइनर और मुस्कारा लगाया हुआ था,
जिसकी वजह से वो और बड़ी बड़ी लग रही थी। दानियाल को निबाल इस वक्त अपने दिल में उतरते महसूस हुई। माजरत इस दुनिया में इंसान ही बसते हैं, परियों की तलाश में आप ऊपर का रुख करें। निबाल ने तंजिया लहजे में कहकर नज़र दोबारा फल पर मरकूज काली ऊपर का रुख तो मैं अपनी इस परी के साथ ही करूँगा और बताऊँगा कि रब ने मेरे लिए दुनिया में ही एक परी भेजी थी जिसकी संगत में दुनिया में जन्नत भी देख ली। मैंने तो देखना वहाँ मौजूद सब परियाँ रश्क और हसरत से देखेंगी। निबाल की बात को किसी हाथ में न लाकर फिर से दानियाल ने उसी लहज में कहा तो निबाल को दानियाल की बातों से कोफत होने लगी। आने की वजह बताइए, निबाल ने झंझलाते हुए कहा तो दानियाल संजीदा नज़र से उसे देखा। घर अकेले में तुमसे बात करने का मौका नहीं मिल रहा और मेरे साथ तुम कहीं जाती ना, इसलिए तुमसे बात करने यहाँ आया हूँ। निबाल के लहजे को नज़रअंदाज करते हुए दानियाल ने नरम नज़र से उसे देखते हुए कहा तो करे बात सुन रही हूँ मैं। निबाल ने रूखे लहजे में कहा तो दानियाल ने गहरा सांस भरकर उसे देखा। दानियाल को जितना उसे मनाना आसान लग रहा था उतना था नहीं। इन्हें तो यही था कि वो थोड़ा सा नाराज़ होगी तो वो मना लेंगे, लेकिन यहाँ तो नाराज़गी से ज़्यादा किसी और चीज़ के ही आसार नज़र आ रहे थे। अगर सामने बैठी लड़की सिर्फ उसके निकाह में होती तो वह नहरें बर्दाश्त करने की बजाय उसकी पहली बार कहने पर ही 2 लफ्ज़ बोल का फारग कर देता। लेकिन बात सिर्फ निकाह तक नहीं थी, वो तो पूरे हक से पहले दिन से उसके दिल पर विराजमान थी। देखो निबाल, नाराज़ होना तुम लोगों का हक है, लेकिन जो बात तुम बार बार कर रही हो वो मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम बीवी हो मेरी, तुम मुझसे नाराज़ हो, लड़ो झगड़ो, जो भी कहो मैं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा हक है ये। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी 4 लोगों में बैठकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की बात करे, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। दानियाल ने संजीदा लहजे में कहा तो निबाल ने सुनकर सर हिलाया। मैंने या मेरी बहनों ने रिश्ता तोड़ने की कोई बात नहीं की। निबाल की बात पर दानियाल को अपने दिल में बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। दानियाल की आंखों की चमक में एकदम से इजाफा हुआ, लेकिन सब वक्त ही था, क्योंकि निबाल की अगली बात उसका दिमाग बुरी तरह से ख़राब कर चुकी थी। हम सिर्फ तलाक नहीं लेंगे क्योंकि ये रिश्ता हमारी माँ और ताई की ख्वाहिश थी। बाकी आप लोग आज़ाद हैं, जैसे चाहें रहें, शादी करें, घर बसाएं, और जैसे आज तक ये बात किसी को नहीं पता वैसे आगे भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। निबाल ने कंधे उछाल कर कहा और सवालिया नज़र से दानियाल को देखा जो इससे ही घूर रहा था। दानियाल ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर अपने हाथ की मुट्ठी होंठों पर रखी और बगौर निबाल को देखने लगा। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ से गया था क्या उम्र थी मेरी? खैर छोड़ो, मैं बताता हूँ। 13 साल का था मैं। अपना मुल्क, अपना घर सिर्फ तुम लोगों को पुप्पो की नफरत से बचाने के लिए छोड़ा। बच्चे थे हम भी यार। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वालों को किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। माँ बाप का साथ था, बेपनाह मोहब्बत करने वाले चचा और चची थी, कज़न थी जो बहनों की तरह अजीज़ थी, और तुम थी मेरे वजूद का हिस्सा। संजीदा लहजे में कहते उस बात पर लहजा खुद बहुत दम नरम पड़ गया। मामा की हर मुमकिन कोशिश होती थी तुम लोगों को पुप्पो और दादी से दूर रखें, ताकि वो तुम लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला न कर दें कि तुम बेटियां हो। उनके जहरीले अल्फाज तुम लोगों को तकलीफ़ ना दे। मम्मी पापा की डेथ हुई तो पुप्पो और दादी हयाम को कसूरवार ठहराती थी कि कितनी बुरी तरह से हयाम को मारा था। हयाम की तकलीफ़ मेरे भाई को अपने दिल पर महसूस होती थी। फिर जो उसे समझ आया वो उसने किया। पुप्पो को दूर नहीं कर सकता था मेंशन से, तो उनके साथ हमें लिए लंदन चला गया। तो क्या गलत किया बताओ? दानियाल ने आखिर में सवालिया लहजे में इस्तफसार किया तो निबाल ने नज़ू का रुख फेर लिया। I never give explanation to anyone. Giving explanation to anyone is not my thing, but I am giving it to you because you are important to me. Your resentment matters. संजीदा लहजे में कहते कहते एकदम से लहजा गंभीर हो गया। आंखों में भी संजीदगी की जगह नरमी ने ले ली। मकसद कभी भी तुम लोगों को तकलीफ देना या छोड़ना नहीं था, तो प्लीज़ तुम भी ये छोड़ने वाली बातें मत किया करो। दानियाल ने अपनी जगह से उठते हुए कदम निबाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो अब भी संजीदा नज़रों से दानियाल को देख रही थी, जिससे दानियाल की किसी बात पर उसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। दानियाल ने अपने दोनों हाथ निबाल के चेहरे के साइड पर रखे और उसके चेहरे पर झुका। एक मासूम बेचारा शोहर हूँ मैं। दानियाल ने एक हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा, मोहब्बत भरे लहजे में कहा, देखो खुद वकील होने के बावजूद अपनी मोहब्बत का केस तुम्हारे पास लाया हूँ। लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन मुझे जता दो। फीस में चाहे बंदे की जान मांग लो,
चाहे सारी उम्र अपनी ग़ुलामी में रख लो, बंदा उफ भी नहीं करेगा। महमूद लहजे में सरगोशी करते हुए निबाल की धड़कनों को मुंतशिर कर गया, लेकिन अपने हाथ से निबाल के चेहरे पर आ रही लट्टू को कान के पीछे करते हुए सीधा खड़ा हुआ और संजीदा चेहरे से निबाल को बगौर देखा। अगर तुम्हारी अदालत में अपनी मोहब्बत का केस में हारा तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मोहब्बत और जुनून से वाकिफ़ हूँ। तुम मोहब्बत को हराओगी तो मैं तुम्हें जुनून से मार दूँगा। मोहब्बत कबूल करके पास आओगी तो अपनी मोहब्बत की बारिश में तुम्हें पूर पूर भिगो दूँगा। अगर मोहब्बत हार गई तो सारी उम्र तुम्हें मेरा जुनून ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ेगा तो दानियाल राजपूत तुम्हें किसी सूरत में नहीं, और किसी और का होना होता तो 18 साल तड़पता ना। लंदन में रहते हुए तो ये निकाह शादी का खड़ाक डालने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। तुमसे मोहब्बत है तो है, बीवी तुम हो तो तुम ही रहोगी। संजीदा लहजे में कहता निबाल को एक लम्हे के लिए साकत करके वो इसका पल में तोड़ पल में माशा हो जाने वाला रूप हैरान नज़र से देख रही थी। पहली शोही थी आंखों में, फिर मोहब्बत और अब संजीदगी। जितनी जल्दी हो फैसला सुनाओ, चाचू से बात करके रुखसती मांगने वाला हूँ। अपने कोट का बटन बंद करते हुए दानियाल ने कहा तो निबाल एक झटके से अपनी जगह से उठी। तुम्हें अभी निबाल अपनी बात कर दी कि दानियाल ने उसके चेहरा अपने हाथों में पोंछ लिया। शौहर बाद में, पहले उम्र में बड़ा कज़न हूँ मैं। तुमसे आइंदा मैं तुम ना सुनो, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। सर्द लहजे में कहकर दानियाल ने अपना हाथ पीछे किया, जबकि निबाल की आंखें पल में नम हुई। आई रियली हेट यू मिस्टर दानियाल, गेट आउट फ्राम हेयर, जस्ट गो। दबे दबे लहजे में चलाकर कहा तो दानियाल ने बेबसी से उसकी नाम आंखों को देखा। वो चारू भाई जितना मर्जी गुस्सा दिखा लेते, हार हमेशा वो इन नाजुक सी जानों के एक आंसू से जाते थे। परी यार रो क्यों रही हो? दानियाल ने जलाते हुए पूछा तो निबाल ने होनहार नज़र से दानियाल को देखा। अच्छा सॉरी। दानियाल ने अपने कदम आगे बढ़ाकर बिना निबाल को समझने का मौका दिए कमर में हाथ डालकर अपने सीने में बेंच लिया। निबाल के मज़ाहमत करते हाथों को दानियाल ने पीछे अपने एक हाथ में मजबूती से पकड़ लिया, जबकि दूसरा हाथ निबाल के कमरे में डालकर उसे एक मज़ीद करीब कर लिया। सॉरी यार, प्रैक्टिकल बंदा हूँ तो मोहब्बत और शादी करने के बाद बना था। तुम्हारे लिए तो आज भी वही दानी हूँ मैं, बस दुनिया के सामने अकड़ो ही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत रोमांटिक शोहर साबित होने वाला हूँ। अपने होंठ निबाल के माथे पर रखा, आंखें मूंद कर उसके लम्स को महसूस करना चाहा। दानियाल के इस अमल पर निबाल एकदम से साकत होगी। मज़ाहमत करते हाथ जहाँ थे वहीं थम गए। यार जल्दी आ जाओ, बहुत ज़रूरी है तुम्हारी निबाल, बहुत ज़रूरी है तुम्हारी निबाल की आंखों में अपना लम्स छोड़ते हुए दानियाल ने गंभीर लहजे में कहा तो निबाल ने अपने हाथ दानियाल के बाजू पर रखे और नज़रें उठाकर उसके तरफ देखा। मुलाजमत से काम करवाने की आदत नहीं मुझे, 18 साल से कपड़े हैंग और प्रेस कर करके थक गया हूँ मैं। तुम होगी तो मासूम शोहर को आसानी हो जाएगी। बात करके दानियाल ने अपना होंठ मुस्कुराहट रोकने के लिए दांतों में दबा लिया और निबाल की तरफ देखा, जिसका सख्ता दानियाल के बात पर टूटा रख होनहार नजरों से दानियाल को घूरते हुए उसका हसार तोड़ना चाहा। छोड़िए मुझे, दानी हटिए पीछे। मुसलसल खुद को छुड़वाते हुए निबाल ने कहा तो दानियाल का ज़िंदगी से भरपूर कहका ऑफिस में गूंजा। निबाल को इस कहके की गूंज अपने दिल में उतरती महसूस हुई। ज़रूरत तो मुझे तुम्हारी बहुत है मिसेस, बहुत थक चुका हूँ, अब आराम चाहता हूँ। कुछ तुम मुझे समेट लो, कुछ मैं समेट लूँगा। गुजरी हुई ज़िंदगी गम बांट लेंगे और आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब सजा लेंगे। अपनी शिद्दतों और मोहब्बत की कहानी तुम्हारे वजूद पर रकम करना चाहता हूँ। तुम्हारे लम्स से अपनी बेसकून रूह को सुकून पहुँचाना चाहता हूँ, अपने हालीपन को ख़त्म करना चाहता हूँ। निबाल का चेहरा हाथों के प्याले में बढ़कर जज्बों से चूर लहजे में सरगोशियाँ करते हुए निबाल की धड़कनों को मुंतशिर कर चुका था। निबाल को दानियाल की गर्म से सांसों से अपने चेहरा झुलसा महसूस हो रहा था और दानियाल की इतनी कुर्बत पर अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। निबाल के चेहरे पर गुलाल बिखरते देखा निबाल ने अपने होंठ नरमी से उसके होंठों पर रख दिए और कुछ ही देर में पीछे हटकर बिना निबाल की तरफ देखे तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर चला गया, जबकि निबाल अब भी खुद को दानियाल की गर्म मोहब्बत बड़े हसार में कैद महसूस कर रही थी। तुम्हारा केस इतनी बुरी तरह से फंस चुका है और तुम अब बता रहे हो मुझे। हयाम ने सारी पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए अरहम से कहा, जो कुर्सी पर झूलता उसे ही देख रहा था। अब झूल क्यों रहे हो अरहम? हयाम ने गुस्से से घूरते हुए कहा तो अरहम एकदम से सीधा होकर बैठ गया। तुम होगी 7 मिनटों में सॉल्व कर लूँगा मैं, ये केस कोई बड़ी बात नहीं। फाइल को अपनी तरफ
खिसकाते हुए अरहम ने लापरवाही से कहा तो अरहम की बात पर हयाम ने होंठ पहनते। अरहम अंसारी पिछले 15 साल से उसके साथ था। जब वो 10 साल की थी तब अरहम की फैमिली उसके साथ वाले बंगले में शिफ्ट हुई थी। फैमिली में भी कितनी गिनती के 2 ही लोग थे, एक दादी और एक बाप। अरहम की वालदा ने उसके पापा से डाइवोर्स ले ली थी क्योंकि उनके अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद उनकी ना बनी तो बड़ू ने कहा कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो मोहब्बत खुद बहुत हो जाएगी। अरहम के वालिद ने अपनी बेगम को बहुत मुश्किल से बच्चे के लिए मनाया था क्योंकि वो इन्हें नहीं छोड़ना चाहते थे। इन्हें भी यही था कि बच्चा हो जाएगा तो मुझसे, नहीं तो बच्चे से मोहब्बत होगी तो इनकी शादी टूटने से बच जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरहम के पैदा होने के कुछ माह बाद ही उन्होंने अंसारी साहब से तलाक ले ली। वो दूसरी शादी कर ली। अंसारी साहब एक काबिल पुलिस अफसर थे। अपनी तलाक के बाद सारा वक्त अपनी जॉब को ही दे दिया। और हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तब वो 12 साल का था। वो बहुत संजीदा और कम गो बच्चा था, लेकिन फिर उसके अनान और निबाल से दोस्ती होगी। केस के बाद वो खेलने के लिए वो इनके घर आने जाने लगा। तब उसने पहली बार हम हयाम को देखा था जो फ़ोन को कान से लगाए किसी की बात सुन रही थी और आंसू तवातर से चेहरा भिगो रहे थे। और अरहम अंसारी 12 साल की उम्र में हयाम राजपूत के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसका इश्क हर गर्द से पाक था। हयाम पे आने वाली हर मुश्किल को खुद पर जी लेता था। उसके आगे हर बार डाल बन कर खड़ा होता। उसका हमदर्द और हमराज बना, लेके जो ना बन सका तो वो था हयाम राजपूत का नसीब। वो जानता था हयाम राजपूत हसाम से नफरत करे या मोहब्बत हसाम राजपूत को अपना ले या छोड़ दे, लेकिन वो कभी भी अरहम अंसारी की नहीं बनेगी। और यही बात अरहम अंसारी को रोज़ जीते जी मारती थी। ये सब जो हाईलाइट किया है, इन सब की डिटेल्स निकलवाओ क्योंकि ये केस सिर्फ एक कातल और अगवा का नहीं, ये बहुत आगे जाने वाला है। क्योंकि ये जो बंदा है, हयाम ने पिक्चर उठाकर सामने की तो और हमने हाथ में पकड़ कर गौर से उसे देखा। 25 साल पहले इस पर कत्ल, रेप और बहुत से केसेस दर्ज हुए थे जिनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। और अहम बात, इसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है। और ये केस जो 2 माह पहले का है, इसमें वो बंदा पाया जाता है, लेकिन इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आ रहा। तो साफ जाहिर है कि गेम बहुत बड़ी है। इतने साल से ये बंदा गायब नहीं, छुपा हुआ था और अपने जुराइम सारे अंजाम दे रहा था। कोई ऐसे चुप का बैठा है और जराइम भी आसानी कर रहा है तो मतलब उसके पीछे किसी बारी पार्टी होगी जो इसे सपोर्ट कर रही है। इस दिन के लिए बदकिस्मती, उस दिन उसकी बदकिस्मती थी या तुम्हारी खुशकिस्मती। कत्ल करने वाली जगह जहाँ आवाम जमा थी वहाँ बनाई जाने वाली पिक्स में ये नज़र आ गया। अब तुम ये सब निकलवाओ डाटा, तब तक मैं कुछ खाने को ऑर्डर करती हूँ। हयाम ने फाइल्स और पिक्स अरहम की जान बढ़ाते हुए कहा।